सो कैसे हैं आप सभी लोग? मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, केवल खा पी के सोए नहीं। ठीक है, मेहनत भी करें। स्कूल कुछ दिन में खुलने वाला है और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बातें कर रहे थे विद्युत फ्लक्स के बारे में, जिसमें आपने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या है और कैसे विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। जब एक चालक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तब, और किसी आवेशित चालक की वजह से विद्युत फ्लक्स का मान, और वही गाउस प्रमेय है। तो गाउस प्रमेय के द्वारा आवेशित चालक के कारण विद्युत फ्लक्स का मान कैसे कैसे निकालेंगे, उसका कुछ हिस्सा आपने देखा पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में जो भी प्रश्न थे उसमें आवेश भी निहित था, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर था, और गॉसियन पृष्ठ भी नियत था। तो याद रहे कि हम गाउस प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब गाउस पृष्ठ दिया गया हो, बना हो, नियत हो, और आवेश उसके अंदर ही निहित हो, तभी लगा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे यदि आवेश तो दिया गया हो लेकिन गॉसियन सरफेस वो निश्चित ना हो, गाउस पृष्ठ निश्चित ना हो, तो आप गाउस के नियम को लगाना चाहते हो, उसके लिए पहले गाउस पृष्ठ बनाना होगा। ये दिमागी प्रश्न है, आपकी सोच के ऊपर प्रश्न होते हैं और नंबर भी होता है। तो आपका कदम यह होगा कि जो प्रश्न में दिया गया है उसी से गाउस पृष्ठ को बनाएं, और समरूपता के आधार पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के आधार पर, समरूपता के आधार पर आप दिए गए सतह के पृष्ठ की गणना करें। उसके उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको दिया जा रहा है, ये एक वर्गाकार पृष्ठ है। क्या है? वर्गाकार पृष्ठ, और क्षैतिज अवस्था में रखा गया है। कैसे रखा गया है? क्षैतिज अवस्था में। इस वर्गाकार पृष्ठ से ऊपर a/2 ऊंचाई पर, जहां a भुजा की लंबाई है, एक आवेश q रखा गया है। क्षैतिज अवस्था में फलक रखा गया, समतल पटल, उससे a/2 ऊंचाई पर आवेश q रखा गया है। तो बताएं इस वर्गाकार समतल पटल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब ये आवेश यहां पे है और सिर्फ इसका फलक चाहिए, लेकिन यहां गाउस पृष्ठ जिसके लिए गाउस थ्योरम लगाना है वो निश्चित नहीं है। तो आपको गाउस पृष्ठ बनाना होगा जिससे आवेश निहित हो जाए, गाउस पृष्ठ के अंदर हो जाए। तो आपका क्या होगा हिस्सा, यानी जो प्रश्न दिया गया उसी से गाउस पृष्ठ बनाने की कोशिश करें। ये वर्गाकार प्लेट है, तो हल क्या है इसका? ऐसी ही 5 और वर्गाकार प्लेट ले आए और इनको व्यवस्थित करके एक आकृति बनाएं। वही चीज यहां लिखा गया है। तो जब आपने ऐसी 5 और वर्गाकार भुजा की प्लेटें ले आए और ले आके उनको संयोजित किया तो ये बन गया घन। अब ये गाउस पृष्ठ है घनाकार और आवेश Q निहित है, तो आप लगा सकते हो गाउस प्रमेय। कुछ बात समझ में आई? तो देखे सुने, नहीं समझ में आती है फिर बोले आप। तो इस गाउस प्रमेय को अब आप लगा सकते हो। तो पहले इस घन के लिए, तो घन के लिए गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स बराबर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस घन के लिए विद्युत फ्लक्स होगा।
लेकिन प्रश्न पूरे घन के लिए नहीं पूछा गया है, केवल एक वर्गाकार फलक की वजह से पूछा गया। तो आप जानते हो एक क्यूब के अंदर 6 फलक होते हैं, तो ये जो बल रेखाएं हैं, विद्युत फ्लक्स है, 6 फलक से संबंधित है। तो आपको चाहिए एक फलक से कितना होगा, तो 6 से डिवाइड कर दो समरूपता के आधार पर। अतः एक फलक से संबंधित फ्लक्स का मान होगा Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आई? अब इसी से संबंधित दूसरा एग्जांपल यही मैंने दिया हुआ है, इसे भी ध्यान से देखो। अब अगर इस घनाकार यानी इस वर्गाकार प्लेट के ऊपर ये आवेश Q था, अब प्रश्न ये है कि ये घनाकार पिंड है, भुजा A है। प्रश्न क्या है? घनाकार पिंड है और भुजा A है, इसकी एक फलक पर आवेश रखा गया, इस आवेश का मान कितना है? Q है। अब आपको यह बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, यह भी पूछा जा सकता है। तो मान लिया यहां भी आपसे पूछा गया कि एक फलक से संबंधित फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई फलक, और ये आपका प्रश्न है, ये आपको बताना है। अब सोचो क्या करोगे। तो इस प्रश्न में फलक दिया गया है, अर्थात, और ये आवेश यहां रखा हुआ है, तो ये आवेश निहित नहीं है। इस आवेश को निहित करना होगा, यानी इस पृष्ठ को बंद करना होगा, तभी गाउस प्रमेय लगा सकते हैं आप। अब प्लेट की जगह यह घन है, तो दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि ऐसा ही अगर एक और घनाकार पिंड ले आए और ले आकर के इसकी इस भुजा के सामने रख दें, तो यह आवेश निहित हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नई बात निकल के आएगी। इस घन का एक सतह और जो ले आके यहां लगाया उस घन का एक फलक, दोनों अतिव्यापित हो जाएंगे, अंदर की ओर बंद हो जाएंगे। तो आवेश को निहित करने के लिए, सतह के अंदर, गाउस पृष्ठ के अंदर करने के लिए ऐसा ही एक और घनाकार पिंड ले आए और इस घनाकार पिंड को इस सतह के सापेक्ष व्यवस्थित कर दिए। जब व्यवस्थित कर दिया तो कुल घन कितने हो गए? कुल घनों की संख्या 2, और एक घन में 6 फलक होते हैं, तो अब कुल कितने फलक हो गए? 6 × 2 12, 2 फलक हो गए। तो कितने फलक गाउस पृष्ठ बना रहे हैं? गाउस पृष्ठ का मतलब जानते हो क्या है? वह सतह जिससे बल रेखाएं या बाहर जा रही हैं, पारगमित हो रही, या अंदर की ओर आ रही हैं। तो केवल 10 फलक हैं जिससे बल रेखाएं अंदर जा रही या बाहर जा रही, वही गाउस पृष्ठ है। इस 12 में से 2 सतह अंदर की ओर बंद हो गए, ये अतिव्यापित हो गए। तो अतिव्यापित फलक 2 है, अतः गाउस पृष्ठ के फलक कितने हो गए? 10। तो पहले घन से इस पूरे के अंदर आवेश कितना हो गया? Q। तो इस पूरे निकाय से संबंधित 2 घन है, कुल फ्लक्स की संख्या कितनी हुई? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गाउस प्रमेय के अनुसार। तो एक फलक से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? कुल 10 फलक है, तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी एक फलक से संबंधित फ्लक्स का मान हो गया Q डिवाइडेड बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आई? तो प्लीज पढ़ें ध्यान से, और ध्यान दोगे तभी
ये बातें समझ में आएंगी। अब एक और प्रश्न देखते हैं जो आपके बोर्ड में भी पूछा गया है और कंपटीशन का हिस्सा तो है ही। अब देखें आप, जैसे कि क्यूब है और यहां पर क्यूब और गोले से थोक भाव में प्रश्न होते हैं। अब ये घनाकार पिंड है, इसकी भुजा ए है, इसके एक कोण कॉर्नर पे आवेश क्यू रखा गया। ए भुजा के घन के एक कोने पर आवेश क्यू रखा गया है। तो घन के एक फलक से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या होगी। सभी दिमाग लगाओ, सोचो। अब ये आवेश इस कोने पर रखा गया है, तो किसी घर में या फलक होंगे या कॉर्नर होंगे या साइड होंगे। तो जब कॉर्नर रख दिया तो किसी घन के, एक घन के कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 4 8, 8 कोने होते हैं। तो घन में कोने कितने होते हैं? कोनों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब जो आपने किया, यानी यहां पर आवेश निहित नहीं है और आवेश को निहित करना होगा और समरूपता से निहित करना होगा, जिससे आप फ्लक्स का मान भी उसी आधार पर निकाल सके। आवेश को कैसे भी निहित कर सकते हैं, पर दिए गए सतह से फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे अगर उसका समरूपता में नहीं विभाजन करते हैं तो। ठीक है, तो यहां भी दिया गया है घन। जब ये आवेश इसके पृष्ठ पे था तो आपने एक और घन ले आकर के निहित कर दिया और वो निहित हो गया। लेकिन अब आवेश यहां पे है, यदि आप एक घन ले आओ यहां रख दो तो ऊपर से खुला रह जाएगा, दाएं से खुला रह जाएगा। इसका मतलब एक और अतिरिक्त घन इस आवेश को बंद नहीं कर सकता। आपको आवेश बंद करना होगा और इसी घन से ही करना होगा। तो क्या करना चाहेंगे इस प्रश्न के लिए? इस
आवेश को बंद करने के लिए, निहित करने के लिए ऐसे ही 7 और घन चाहिए। और इसीलिए यहां आपकी सोच मायने रखती है। पहले से यदि एहसास नहीं है तो आप इमीडिएटली एग्जाम के समय नहीं कुछ कर सकते। तो आवेश Q को निहित करने के लिए या बंद करने के लिए ऐसे ही 7 घन और चाहिए। कितने घन और चाहिए? 7। ठीक है, तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक था, 7 और ले आए तो कितना हो गया? 8। यानी 3 फलक घन नीचे होंगे और 4 ऊपर होंगे, तब जाकर के आवेश बंद होगा और सममित की अवस्था में बंद होगा। तो एक पहले था, 3 घन ले आए साइड में रख दिए नीचे, और फिर 4 घन ऊपर रख दिए, तो आवेश कितना हो गया? बंद हो गया, निहित हो गया। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 8। और एक फलक से निकलने वाली चाहिए, तो एक घन में 6 फलक होते हैं, तो कुल फलकों की संख्या कितनी हो गई? कुल फलकों की संख्या यानी 8 इंटू 6 बराबर 48। कितने हो गए? 48। अब कितने फलक अतिव्यापित हुए, यानी अंदर ही कितने पैक हो गए? तो ध्यान दो, जैसे एक फलक, एक घन यहां लगाया तो एक फलक उसका और एक फलक इसका अंदर बंद हो गए, फिर दूसरा लगाया। तो इस तरह से जब फलक आप सामने रखोगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखाएं, जैसे एक इसको माने और एक ये क्यूब माने, जब आप इसको साइड में रखोगे तो एक फलक इसका, एक फलक इसका अंदर की ओर पैक हो गए, बंद हो गए। यही अतिव्यापन है। तो अतिव्यापित फलक हर घन के 3 फलक अतिव्यापित होंगे। ये हो जाएगा 8 इंटू 3 बराबर 24। तो गाउस पृष्ठ बनाने वाले सतह कितने हुए? के फलक बराबर 48 माइनस 24 बराबर 24। इसलिए निकाय का फ्लक्स गाउस थ्योरम से Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और एक फलक का फ्लक्स बराबर Q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन, ना कि Q डिवाइडेड बाय 48। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरह से गाउस प्रमेय के द्वारा विद्युत फलक का मान निकालना, फ्लक्स का मान निकालना, जिसमें घन किसी भी सूरत में नहीं भूलना है, चाहे
आवेश बंद हो और चाहे आवेश न बंद हो। तो प्लीज गो थ्रू, सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, और जो भी मन में आपके दिमाग में बातें डाउट में रह जाती कोने में, तो उसे सामने लाएं, अंदर तक न रखें अपने आप, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप की समस्याएं इकट्ठा होती जाएंगी, फिर बहुत बढ़िया नींद आएगी। पढ़ने की बजाय किताब खोलते इतनी अच्छी नींद आएगी कि सुबह शाम का पता नहीं चलेगा। ओके, अब विद्युत फ्लक्स गाउस प्रमेय, और गाउस प्रमेय अब तक जो देखा आपने ये पढ़ा, फाई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। जहां पर फाई है आपने सबसे पहले पढ़ा ई डॉट एस, अब इस गाउस, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो सबसे बड़ा उपयोग गाउस थ्योरम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। किसके लिए है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। अब इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं आप। अब गाउस प्रमेय को फिर से कैसे कहा जा सकता है, एक बार उसे देखा जाए। किसी विद्युत क्षेत्र सदिश का, अब एक तो होता है अवकलन और समाकलन। समाकलन आपने पढ़ा, अवकलन आपने पढ़ा। तो समाकलन, रेखीय समाकलन यानी रेखा को संयोजित करना, पृष्ठ समाकलन और आयतनिक समाकलन यानी आयतन का समाकलन करना। इस समय बातें की जाए पृष्ठ समाकलन का, क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र यानी पृष्ठ का, उसके विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तो आपसे यह कहा जाए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का समाकलन, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। ये Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन है और ये E डॉट एस है। अब इसी को ऐसे लिखा जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में निहित पृष्ठ विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन बराबर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब इस पृष्ठ समाकलन को कैसे लिख सकते हो? ई डी एस, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीएस यानी पृष्ठ का समाकलन। डीएल होता तो रेखीय समाकलन,
बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब याद होना चाहिए ये पृष्ठभूमि क्या होना चाहिए, बंद लूप। यहां इस समाकलन का चिन्ह है और इसमें इस सर्कल का मतलब है। दिस इज गाउस थ्योरम और इसका उपयोग क्या है, यहां विद्युत क्षेत्र है तो गाउस प्रमेय समान रूप से वितरित आवेश के निकाय द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है। अब जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कूलाम के नियम में भी पढ़ा आपने, ठीक है। अब मान लो ये बिंदु आवेश है। अब आप जानते हो कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय होती, विद्युत क्षेत्र गोलीय होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र गोलीय बना लिया। अब इसमें कोई छोटा सा पृष्ठ लो, मान लो ये क्या है, ds, तो आप कहोगे इस ds, ये क्षेत्र दूरी कितनी है r, तो इस ds स्मॉल एलिमेंट है, इससे पूरे पृष्ठ का एरिया आपको निकालना होगा, तो आप गाउस थ्योरम यूज करो। विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ का समाकलन बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस प्रमेय है, इसी का यूज करना है। तो आप मान लो कि विद्युत क्षेत्र है, E को बाहर रख लो और इंटीग्रेट करो ds को, बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये दूरी r है तो ये ds है ना, तो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, समाकलन का मतलब जोड़ना, तो इस पूरे सतह का एरिया होगा E इंटू 4πr²। ये पृष्ठ का समाकलन है, एरिया क्षेत्रफल का समाकलन है, बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr², जो कूलम्स लॉ में देखा आपने। तो ये बिंदु आवेश के कारण गाउस प्रमेय से किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये बात समझ में आई?
रेखीय चालक के कारण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये रेखीय आवेश मान लिया रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा अब इस रेखीय आवेश बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र गोलीय होता है, पर रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र बेलनाकार होता है। तो रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र बेलनाकार होता है। यह बिंदु आवेश के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात व्युत्क्रम के वर्ग का नियम का पालन नहीं करता। तो इस मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र का आकार बेलनाकार हो गया। आप ये मान लो कि r दूरी पर स्थित है और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो आप कहें विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन बराबर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यानी एक स्टेप में यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता है। केवल हमें करना क्या है, पृष्ठ का समाकलन ही करना है। तो मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इंटीग्रेट करो ds बराबर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब q की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये लैम्डा l है, तो रेखीय आवेश घनत्व से लैम्डा क्या होता है, q डिवाइडेड बाय l। सो q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l। तो ds E बराबर, आप पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r, ये है पृष्ठ और लेंथ l है। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी थी r, यहां कर दो r, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ बराबर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू रख दी लैम्डा इंटू l। तो l से l सही हुआ, कट गया, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। कुछ मुश्किल है? अब ये बोर्ड के हिसाब से भी आपको डेरिवेशन होते हैं। तो हर मामले में पूरे स्थिर विद्युत पहले चैप्टर में सबसे टॉप प्रायोरिटी का गॉस थ्योरम है, गॉस प्रमेय है। चाहे तुम कंपटीशन की नजरों से देखो, चाहे बोर्ड की नजरों से देखो। तो आज के लिए इतना ही। फिर से आपसे सभी से अनुरोध करता हूं मैं कि देखें, मेहनत से पढ़ें, ध्यान दें और जो लॉकडाउन है उसका पूरा उपयोग करें। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में अपने कमेंट भी दें, क्योंकि कमेंट नहीं लिख रहे हैं तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कहाँ आपको समझ में आ रहा है और कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट।